मुंबई शहर की सुबह हमेशा की तरह कोलाहल भरी थी, लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज के विशाल परिसर में ये शोर किसी और लय में बजता था। ये वह लय थी जिसे अभय हमेशा अपनी धुन समझता था, लापरवाह, तेज और बेपरवाह। अभय अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य उसके हाथ में है, जबकि असल में वह सिर्फ अगले फुटबॉल किक की दिशा तय कर रहा था। उसके बालों का स्टाइल ऐसा था जैसे हवा ने खुद उसे बनाया हो, और उसकी जीन्स थोड़ी फटी हुई थी जो कॉलेज के सख्त ड्रेस कोड को खुली चुनौती देती थी। अबे ध्यान से किक मार, आज प्रिंसिपल की नज़रें हम पर ही टिकी हैं, उसके दोस्त समीर ने फुसफुसाया। अभय ने आंख मारी। प्रिंसिपल, वो तो मेरे दिमाग के लास्ट कॉर्नर में रहते हैं समीर। देख, उसने अपनी एड़ी को जमीन पर टिकाया, ये किक सीधा गोल पोस्ट में जाएगी, और अगर कोई बीच में आया तो उसका हाल देखना। उस पल गेट के पास एक चमचमाती लाल रंग की स्कूटी को सावधानी से पार्क किया जा रहा था। ये रिया थी। रिया के लिए कॉलेज सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह एक अखाड़ा था जहां उसे अपनी गंभीरता को साबित करना था। उसके बैग का हर पट्टा कसकर बंधा था, उसके कपड़े त्रुटिहीन थे, और उसके हाथ में मौजूद नोट्स इतने करीने से सजे थे मानो वे किसी कलाकृति का हिस्सा हों। रिया स्कूटी का स्टैंड चेक कर रही थी, एक आदत, शायद अपनी दुनिया को नियंत्रित रखने की एक छोटी सी कोशिश। तभी अभय की आवाज़ और उसके दोस्तों की खिलखिलाहट एक तेज लहर की तरह उसके पास पहुंची। उसने अनमने ढंग से उनकी तरफ देखा। ये लोग, उसने मन ही मन सोचा, इन्हें क्या लगता है ये कॉलेज है या कोई सर्कस। उसने अपनी नज़रें वापस स्कूटी की तरफ मोड़ लीं। गोल। किसी के चिल्लाने पर अभय ने पूरी ताकत से गेंद को मारा। गेंद हवा में उठी, लेकिन हवा के एक अनपेक्षित झोंके ने उसकी दिशा बदल दी। धड़ाम। गेंद सीधे रिया की लाल स्कूटी के निचले हिस्से से टकराए। स्कूटी लड़खड़ाए और औंधे मुंह गिरी। रिया के हाथ से नोट्स का बंडल छूटकर जमीन पर बिखर गया। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वह पलटा, और अभय अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहा था। ओह सॉरी यार, जोर से लगी क्या? अभय हंसते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई वास्तविक पछतावा नहीं था, केवल एक सती औपचारिकता थी। रिया उठी, उसके चेहरे पर क्रोध की लालिमा छाई हुई थी। तुम्हारी इस छोटी सी सॉरी से मेरी स्कूटी ठीक हो जाएगी क्या? उसने लगभग चीखते हुए कहा, उसकी आवाज़ में वह कड़वाहट थी जो एक गंभीर व्यक्ति को तभी आती है जब उसकी व्यवस्था भंग होती है। तुम लोग कॉलेज आते क्यों हो? बस हंगामा करने? अभय ने अपने कंधे उचकाए, जैसे ये दुनिया का सबसे मामूली हादसा हो। अब हो गया तो क्या कर सकते हैं? तुम बता दो, क्या करना है? पैसे दे दूं? तुमसे बात करना ही बेकार है। रिया ने बिखरे हुए नोट्स उठाए, जिनमें कुछ पन्ने गंदे हो गए थे। उसने अभय की आंखों में देखा, एक पल के लिए अभय की हंसी फीकी पड़ी, लेकिन फिर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। रिया बिना कुछ कहे अपने नोट्स बटोरती हुई तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गई। अभय ने अपने दोस्त को कोहनी मारी। देख लिया, कितनी सीरियस है मैडम, चल क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन उसके मन के एक कोने में उस लड़की की आंखों की तीव्रता कुछ देर तक अटकी रही। अगले 2 दिन कॉलेज में तनावपूर्ण शांति में बीते। रिया ने अभय की शिकायत प्रिंसिपल से कर दी थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में अभय को अपनी लाइफ का सबसे गंभीर व्याख्यान सुनना पड़ा। अभय, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, प्रिंसिपल ने अपनी मेज पर रखी हुई रिया की शिकायत वाली अर्जी पर उंगली रखते हुए कहा। तुम्हें लगता है कॉलेज एक पिकनिक स्पॉट है? तुम्हारे मार्क्स गिर रहे हैं, और तुम सिर्फ अपना नहीं, बाकी छात्रों का भी वक्त बर्बाद कर रहे हो। अभय ने पहली बार अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की। सर, मुझे पता है, लेकिन मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे फादर को पता चला तो? तुम्हारे फादर को पता चला तो क्या होगा? प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में पूछा। तुम्हें अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना होगा। मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही अभय का चेहरा पीला पड़ गया। रेस्टिकेशन? उसके भविष्य का क्या होगा? सर प्लीज़ सर, एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं क्लास में सबसे अनुशासित छात्र बन जाऊंगा। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। उन्होंने अभय के अकादमिक रिकॉर्ड को देखा। टैलेंट था, मना नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एक मौका, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी होगी। तुम्हें ड्रामा सोसाइटी के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पर काम करना होगा। अभय को लगा जैसे उसे जेल जाने की सज़ा मिली हो, लेकिन वह मान गया। धन्यवाद सर, लेकिन एक शर्त। प्रिंसिपल ने अपनी उंगली उठाई। तुम्हें रिया के अंडर काम करना होगा। वह इस साल ड्रामा सोसाइटी की इंचार्ज है। वह तुम्हें बताएगी कि क्या करना है। अभय का दिल डूब गया। रिया, वह लड़की जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद थी, अब उसकी बॉस होगी। जब रिया को यह पता चला तो उसके चेहरे पर एक धीमी, रहस्यमय मुस्कान फैल गई। ये केवल बदला नहीं था, यह एक मौका था अभय को उसकी जगह दिखाने का। अगले दिन कॉस्ट्यूम रूम में अभय ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। कमरा सिलने की मशीनों, कपड़ों के ढेर और रंगीन धागों से भरा था। रिया एक लंबी मेज पर झुकी हुई थी, एक कॉस्ट्यूम का माप ले रही थी। आ गए तुम? रिया की आवाज़ में कोई गर्मी नहीं थी,
मुझे लगा आज भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे होगे। अभय ने सख्ती से जवाब देने की कोशिश की, पर प्रिंसिपल की चेतावनी याद आ गई। मुझे पता है मेरा काम क्या है, मैडम। रिया धीरे से उठी और उसके करीब आई। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ हाँ कहना और मेरे पीछे भागना है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। यहाँ कोई सॉरी नहीं चलेगी, सिर्फ काम होगा, समझे? उसने एक बड़ा सा कपड़ों का गट्ठर उसकी तरफ धकेला। ये आज रात तक तैयार होने चाहिए। और हाँ, मेरे सामने खड़े होकर नाटक मत करना, अपनी औकात में रहो। अभय को यह अपमान लगा। उसने कपड़ों को देखा जो उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचे। ठीक है, उसने कड़वाहट से कहा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात मानूंगा। तुम मानोगे, रिया ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि अगर यहाँ काम नहीं किया तो रेस्टिकेशन पक्का है, और मुझे तुम्हारा मजाक बनाने का मौका बहुत पसंद आएगा। पहले सप्ताह अभय और रिया के बीच एक अजीब सा युद्ध चला। अभय हर काम टालने की कोशिश करता, देर से आता या काम में गलतियां करता। रिया उसे डांटती, उसे लताड़ती और हर छोटी गलती पर उसे प्रिंसिपल की याद दिलाती। एक दोपहर अभय एक भारी भरकम पर्दा सिलने की कोशिश कर रहा था, जो नाटक के लिए मुख्य सेट का हिस्सा था। वह धागा फंसा बैठा था और गुस्से में मशीन को झकझोर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? रिया दौड़ी आए। तुम इसे तोड़ दोगे, तुम्हें पता है ये कपड़ा कितना महंगा है, तो तुम ही कर लो ना। अभय चिढ़ गया, मुझे तो सिर्फ नौकर बनने के लिए रखा गया है। रिया ने मशीन उसके हाथ से ली। उसकी उंगलियां अभय की उंगलियों से टकराईं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए। अभय ने पहली बार रिया की आंखों में वह डर देखा जो उसकी कठोरता के पीछे छिपा था। रिया ने जल्दी से खुद को संभाला और मशीन पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं एक बोरिंग, सख्त लड़की हूँ, उसने मशीन चलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सामान्य हो चुकी थी। लेकिन अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो कॉलेज में कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। अभय चुपचाप उसे देखता रहा। क्यों? तुम्हें क्यों साबित करना है? रिया ने गहरी सांस ली। मशीन धीमी हो गई। क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए खड़ा हो सके। मेरे पास बस मेरी मेहनत है। ये पहली बार था जब रिया ने अपने कवच का एक छोटा सा हिस्सा हटाया था। अभय को लगा जैसे उसने किसी ऐसी जगह झांक लिया हो जहां उसे झांकने की इजाजत नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप धागा सुझाने में उसकी मदद करने लगा। वे उस रात घंटों साथ बैठे रहे। मशीन की आवाज़ और बाहर मुंबई की रात के शोर के बीच वे अनजाने में एक नया तालमेल बिठा रहे थे। अभय ने रिया के लिए कॉफ़ी बनाई, जो रिया ने पहली बार बिना किसी सवाल के पी ली। बदतमीज दिल माने ना। रिया के फ़ोन पर अचानक गाना बज उठा। शायद किसी दोस्त का कॉल था। रिया मुस्कुराई, एक सच्ची बेफिक्र मुस्कान। ये गाना मुझे पसंद है, उसने कहा। अभय चौंक गया। सच में? मुझे लगा तुम सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनती होगी। रिया हंसी। क्या हमेशा हर कोई वैसा ही होता है जैसा दिखता है, अभय? उस रात अभय ने महसूस किया कि वह रिया के बिंदास एटीट्यूड से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी कोमलता से आकर्षित हो रहा है। और रिया अभय की सहजता और उसके अनियंत्रित स्वभाव में एक ऐसी आज़ादी देख रही थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अगले दिन अभय ने अपना काम समय पर और बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया। उसने रिया की ज़रूरतों का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। रिया ने उसे डांटना कम कर दिया था, लेकिन अब वह अभय से सवाल पूछती थी, उसकी राय लेती थी। अभय, ये रंग कैसा रहेगा? रिया ने 2 कपड़ों के रंगों को दिखाते हुए पूछा। अभय ने सोचा, ये लाल ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। तुमने तो कहा था तुम्हें ये सब नहीं आता। कौन कहता है मुझे नहीं आता? अभय ने आत्मविश्वास से कहा। बस मैं उन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेता जो मुझे बोर करती हैं। एक शाम जब वे कॉस्ट्यूम रूम में अकेले थे और काम खत्म करने वाले थे, रिया ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अभय हंसा। गर्लफ्रेंड? मैं इतना व्यस्त कहाँ रहता हूँ। फिर उसने रिया को देखा, जो शायद सच में जानना चाहती थी। उसने अपनी आवाज़ नरम की। नहीं, कोई नहीं है। क्यों? रिया हिचकिचाई। बस यूं ही पूछ रही थी। मुझे लगता है कि तुम जैसे लड़के शायद किसी के साथ टिक नहीं पाते। शायद, अभय ने धीरे से कहा। उसकी नज़रें रिया के चेहरे पर टिकी थीं। शायद मैं किसी को उस तरह से नहीं देख पाया था जिस तरह से अब तुम्हें देख रहा हूँ। रिया का दिल जोर से धड़का। वह जानती थी कि वह अभय के करीब आ रही है, लेकिन अपने अतीत के कारण वह डरती थी। अभय, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो फेरी टेल्स में होती है। मैं बहुत अलग हूँ। मुझे तुम्हारी अल्गनेस पसंद है, रिया, अभय ने आगे बढ़कर कहा। मुझे तुम्हारी गंभीरता पसंद है, तुम्हारी जिम्मेदारी पसंद है। मुझे वो रिया पसंद है जो हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहती है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उस दिन उन दोनों ने आधिकारिक तौर पर दुश्मनी को किनारे रख दिया और एक नई, नाजुक दोस्ती, या शायद उससे कुछ ज्यादा की शुरुआत की। ये पहले भाग का एक सघन विस्तार है।
इस विस्तार में हमने किरदारों के आंतरिक द्वंद्व और छोटे छोटे पलों को लंबा किया है। अगले भागों में हम उनके प्यार के पनपने, रिया के रहस्य के खुलने और अंतिम विदाई के भावनात्मक दृश्यों को इसी तरह विस्तृत करेंगे। कॉस्ट्यूम रूम की धूल भरी दीवारों और सिलाई मशीनों की खड़खड़ाहट के बीच जो एक अजीब सा बंधन बना था, वह अब कॉलेज के खुले माहौल में फैलने लगा था। अभय अब पहले की तरह लापरवाह नहीं था और रिया अब पहले की तरह कठोर नहीं रही थी। एक दोपहर रिया की क्लास खत्म होने के बाद अभय उसके लिए कैंटीन से 2 कॉफ़ी लेकर आया। यह उसके लिए एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव था। वह जानता था कि रिया को सादा ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, बिना चीनी के। ये लो, अभय ने धीरे से कॉफ़ी का मग उसके सामने रखा। रिया ने आश्चर्य से ऊपर देखा। तुम मेरे लिए लाए? हाँ, अभय ने कंधे उचकाए, कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों में दिखने वाली बेचैनी छिप जाए। वो नाटक के लिए देर रात तक काम कर रहे थे, थोड़ा थकान हो रही होगी। रिया ने धीरे से कॉफ़ी का कप उठाया। उसकी उंगलियां गलती से अभय की उंगलियों को छू गईं। ये स्पर्श बिजली के हल्के झटके जैसा था, जो दोनों को एक पल के लिए स्थिर कर गया। शुक्रिया, रिया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ में अभय के लिए एक नई नरमी थी। तुम बदल रहे हो, अभय। अभय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो उन्मादीपन नहीं था जो पहले था। यह एक सोच समझ कर दी गई मुस्कान थी। शायद कोई है जो मुझे बदलने पर मजबूर कर रहा है, उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। रिया ने नज़रें फेर लीं। वह जानती थी कि वह किस तरफ जा रही है, और यह उसे डराता था। उसके मन में एक परछाई मंडराती रहती थी, एक चेतावनी जो उसे हर खुशी के पल में टोकती थी। ये सब अस्थायी है, रिया। तुम किसी को करीब आने नहीं दे सकती। अभय ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। क्या हुआ? तुम अचानक चुप क्यों हो गईं? रिया ने खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ। और हाँ, कल के प्ले के लिए वेशभूषा तैयार रखनी होगी। उसने विषय बदल दिया, उस अनकहे खतरे को वापस कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा दिया। कई दिन ऐसे ही छोटे छोटे पलों में बीत गए, साथ में काम करना, एक दूसरे के बारे में जानना और एक दूसरे के पुराने दोस्तों से मिलना। अभय ने रिया को सिखाया कि कैसे जिंदगी को थोड़ा हल्के में लिया जाए, और रिया ने अभय को सिखाया कि कैसे कुछ चीज़ों को गंभीरता से लेना ज़रूरी है। एक रात वे दोनों कॉलेज के खाली लाइब्रेरी में कुछ पुरानी पोशाकों को ठीक कर रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी, जिससे उनके चेहरे पर कभी अंधेरा छा जाता, कभी इमरजेंसी लाइट की पीली रोशनी पड़ती। अंधेरे के कारण रिया डरकर थोड़ी सिकुड़ गई। मुझे बिजली जाने से डर लगता है, उसने स्वीकार किया। अभय तुरंत उसके पास आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। रोशनी सीधे रिया के चेहरे पर पड़ी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। उसने रिया का हाथ पकड़ा, इस बार लापरवाही से नहीं, बल्कि मजबूती और भरोसे के साथ। अभय, रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ईमानदारी से बताना, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ये सवाल अभय के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्ले का हिस्सा नहीं है, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था। हाँ, रिया, उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में कोई नाटक नहीं था, कोई शरारत नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं कब, कैसे, पर यह सच है। जब तुम मेरे सामने नहीं होती तो सब कुछ फीका लगता है। तुम्हारी गंभीरता, तुम्हारी नाराज़गी, यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कान भी, सब कुछ मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। वह जानती थी कि यह पल कितना कीमती है, क्योंकि शायद यह आखिरी खूबसूरत पल हो। वह खुद को रोक नहीं पाए और अभय के सीने में सिर छिपा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अभय, उसने सिसकते हुए कहा। पर तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे मैं तुमसे छिपा रही हूँ। अभय ने उसे और कसकर गले लगाया। रिया, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। जो भी है, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। रिया और अभय का रिश्ता अब दुनिया से छिपा नहीं रह सकता था। कॉलेज के गलियारों में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। रिया, जो हमेशा अलग थलग रहती थी, अब अभय के साथ दिखती थी। रिया को लगा कि अब उसे अभय को सच्चाई बता देनी चाहिए। उसने अभय को अपने घर बुलाया। यह एक अजीब सी मुलाकात थी। अभय आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि वे अब साथ हैं। रिया के पिता ड्राइंग रूम में उदास बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। पिताजी, ये अभय है, रिया ने धीरे से कहा। रिया के पिता ने अभय को सिर से पांव तक देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सिर्फ रिया की ओर देखा, उनकी आंखों में सवाल थे। पिताजी, मैं रिया से प्यार करता हूँ, अभय ने सीधे बात की। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रिया के पिता की आंखों में अचानक नमी आ गई। उन्होंने एक लंबी, भारी सांस ली और सिर हिलाया, सहमति नहीं, बल्कि एक हार का संकेत। रिया ने देखा कि उसके पिता की आंखों में डर और बेबसी थी। ये देखकर रिया का दिल बैठ गया।
उसे पता चल गया कि अभय के लिए ये रिश्ता कितना सरल लग रहा होगा, पर उसके परिवार के लिए ये कितना जटिल था। रिया ने अभय का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचकर अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही रिया रोने लगी। क्या हुआ रिया, तुम्हारे पिताजी क्यों चुप थे? क्या वो शादी के लिए मना कर रहे हैं? अभय परेशान था। रिया ने खुद को संभाला और अभय के सामने बैठकर उसके हाथ पकड़े। अभय, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझकर दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस रिश्ते में आओ, इस जाल में फंसो। उसने धीरे धीरे बताया। वह कैंसर से जूझ रही है। ये बात सुनने के बाद अभय के हाथ से हवा का दबाव निकल गया। कैंसर? अभय की आवाज़ कांप गई। तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक हो? तुम तो कल तक मेरे साथ नाच रही थीं। अभय प्लीज़ शांत हो जाओ, रिया ने रोते हुए कहा। ये स्टेज 4 पर है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बीमारी का बोझ उठाओ। मैंने तुम्हें इसलिए दूर रखा ताकि जब मैं जाऊं तो तुम्हें दुख न हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अभय ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी वह रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। बर्बाद? रिया, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो क्या मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊंगा? यह जिंदगी मेरे लिए तब तक अर्थहीन है जब तक तुम उसमें नहीं हो। मैं तुमसे शादी करूंगा, यही मेरी ख्वाहिश है रिया। ये दूसरे भाग का विस्तार है जिसमें उनके प्यार की गहराई और रिया की बीमारी के रहस्य का खुलासा शामिल है। हमने उनके संवादों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाया है। रिया की सच्चाई सामने आने के बाद अभय की दुनिया एक पागलपन भरी दौड़ में बदल गई। अब उसके पास कोई अनुशासन या पढ़ाई की चिंता नहीं थी, सिर्फ रिया की बकेट लिस्ट थी जिसे उसे जल्द से जल्द पूरा करना था। ये सूची अब महज कागज के पन्ने नहीं थे, वे रिया के बचे हुए सपनों का नक्शा थे। अभय, तुम इतना क्यों कर रहे हो? रिया ने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर पूछा, जहां से बारिश का पानी बह रहा था। वह पहले से ज्यादा कमजोर दिखने लगी थी और हर छोटी गतिविधि उसे थका देती थी। अभय ने मेज पर फैला हुआ एक नक्शा समेटा जिस पर उसने रिया की ख्वाहिशों के लिए रूट प्लान बनाए थे। क्योंकि मैंने वादा किया है रिया, और मैं अपने वादे तोड़ता नहीं हूँ। तुम चाहती थी कि पहाड़ों की ताज़ी हवा में सांस लो, तो हम कल सुबह निकलेंगे। तुम्हें वो किताब चाहिए थी जो अब मिलती नहीं, तो मैं मुंबई की हर पुरानी दुकान छान मारूंगा। रिया की आंखों में पानी भर आया। पर अभय, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कीमोथेरेपी अगले हफ्ते शुरू होगी। मैं इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, अभय ने दृढ़ता से कहा। हम कैसे पर ध्यान नहीं देंगे? हम क्या पर ध्यान देंगे? हम हर पल को जिएंगे। तुम बस मुझे बताओ और मैं उसे तुम्हारे लिए हकीकत बना दूंगा। उसने रिया के पिता से बात की। रिया के पिता, जो अब तक चुप्पी साधे हुए थे, अभय के जुनून को देखकर पिघल गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक भारी उदासी थी। बेटा, तुम जानते हो यह आसान नहीं होगा। अंकल, मुझे पता है, पर अगर मैं आज उसके साथ नहीं खड़ा रहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगले कुछ दिन एक स्वप्निल पर तनावपूर्ण यात्रा बन गए। उन्होंने एक दिन के लिए पास के हिल स्टेशन की यात्रा की, जहां रिया ने ठंडी हवा में गहरी सांसें लीं। अभय ने उसके लिए वही पुरानी दुर्लभ कविता की किताब ढूंढी जिसका जिक्र रिया ने किया था। उसे वो किताब ढूंढने में पूरे 2 दिन लगे, पुरानी किताबों की दुकानों के धूल भरे गलियारों में भटकते हुए। जब उसने वो किताब रिया को सौंपी तो रिया की आंखों में जो चमक थी वह अभय के लिए किसी भी कॉलेज की उपलब्धि से ज्यादा कीमती थी। रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि कीमोथेरेपी शुरू होने के बाद वह शायद घर से बाहर न निकल पाए। इसलिए उन्होंने शादी की तारीख जल्द से जल्द रखने का फैसला किया। रिया ने शादी के लिए एक अजीब फरमाइश की। अभय, मुझे एक साधारण शादी चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्त वहाँ हों। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो गाना गाओगे जो तुमने उस रात कैंटीन में सुना था, तू मेरा हमदर्द है। अभय ने तुरंत संगीत व्यवस्था कर ली। वह दिन रात काम कर रहा था, कॉलेज की जिम्मेदारियों और रिया के साथ हर पल बिताने की होड़ में। उसके दोस्त उसे देखकर हैरान थे। ये वही अभय नहीं था जिसे वे जानते थे। रिया ने एक शाम अभय को रोका जब वह शादी के कार्ड डिजाइन करने में व्यस्त था। अभय, 1 मिनट रुको। वह उसकी आंखों में देख रही थी जिनमें अब गहरी थकान थी। अगर मैंने तुमसे शादी की और कुछ हफ्तों बाद मैं चली गई तो क्या तुम सच में ठीक रह पाओगे? मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती। अभय ने उसकी बात बीच में काटी। रिया, प्लीज, ये बात दोबारा मत उठाना। मैंने वादा किया है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा और तुम्हारी आखिरी विश यही है। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करना चाहता हूँ। मेरे भविष्य की चिंता तुम मत करो। मेरा भविष्य तुम्हारे साथ है, चाहे वो 1 हफ्ते का हो या सालों का। उसने रिया का हाथ अपने दिल पर रखा। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है रिया। अगर तुम चली भी गई तो तुम्हारा प्यार मुझे जीना सिखाएगा। मैं अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि तुम हर पल मेरी यादों में रहोगी।
ये सुनकर रिया समझ गई कि अभय का संकल्प अटल है। वह अब उसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती थी। शादी का दिन आ गया। यह कोई भव्य समारोह नहीं था, ये रिया के घर के बगीचे में कुछ करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में एक शांत मिलन था। रिया ने जो सफ़ेद लिबास पहना था वह सादा था, लेकिन उसकी सुंदरता उसके चेहरे की आभा से कहीं ज्यादा थी। अभय उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप, प्रेम और अटूट समर्पण का भाव था। जब पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो रिया धीरे से मुस्कुराई। ये जीत थी कैंसर के खिलाफ, समय के खिलाफ। शादी के बाद वे अस्पताल नहीं बल्कि रिया के घर ही रहे। कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी थी और रिया अक्सर कमज़ोर और दर्द में रहती थी। अभय ने अपनी पढ़ाई लगभग छोड़ दी थी, सारा ध्यान रिया की देखभाल पर लगा दिया था। वह अब न केवल पति था बल्कि नज़्म, सहायक और उसका भावनात्मक सहारा भी था। एक रात जब रिया बहुत ज्यादा थकी हुई थी, उसने अभय को बुलाया। अभय, मेरी आखिरी इच्छा सुनो, उसने मुश्किल से आवाज़ निकाली। मैं चाहती हूं कि तुम वादा करो कि मेरी मौत के बाद तुम जीना नहीं छोड़ोगे, तुम अपने सपने पूरे करोगे, तुम खुश रहोगे, वादा करो। अभय का गला रुंध गया। मैं वादा करता हूं रिया, मैं खुश रहूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, रिया ने जोर दिया, जो उसकी अंतिम शक्ति थी। तुम मेरे लिए खुश रहोगे, तुम मेरी वजह से खुद को सजा नहीं दोगे, यह मेरा आखिरी आदेश है। अभय ने सिर हिलाया। उसके लिए यह वादा तोड़ना रिया को खोने से भी ज्यादा मुश्किल था। अभय ने उसके लिए वो गाना गाया जो उसने कैंटीन में सुना था और जिसे रिया इतनी पसंद करती थी। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना सफ़र है, जो तू मेरा हमदर्द है। रिया की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। उस रात जैसे ही वह गाना खत्म हुआ, रिया ने अभय का हाथ पकड़ा और धीरे से छोड़ दिया। उसकी सांसें थम गईं। अभय ने उसे कसकर पकड़ा रहा, जैसे वह उसे समय के हाथों में जाने से रोक सकता हो। वह रोया नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसके पिता ने उसे धीरे से उठाया नहीं। वह वादा जानता था, रिया के लिए जीना, उसके लिए खुश रहना। ये वादा उसके कंधे पर हमेशा का बोझ बन चुका था। रिया के जाने के बाद अभय की दुनिया में सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि मुंबई शहर का शोर भी उसे तोड़ नहीं पाता था। वह रिया के घर के उस कमरे में अकेला बैठा रहता जहां उनकी आखिरी बातें हुई थीं, जहां उसने रिया के लिए गाना गाया था और जहां उसने रिया का हाथ हमेशा के लिए छोड़ा था। वह रोता नहीं था, उसे रोने की इजाज़त नहीं थी। रिया ने उसे खुश रहने का आदेश दिया था। रिया की अंतिम विदाई के बाद अभय को अपना वादा याद आया। ये वादा अब उसके सीने पर एक लोहे के बोझ की तरह था। वह जी सकता था पर रो नहीं सकता था। वह चल सकता था पर रुक नहीं सकता था। कॉलेज से उसका ध्यान पूरी तरह हट चुका था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके दोस्त समीर और बाकी सब उसके पास आते, उसे सांत्वना देते, पर अभय किसी से बात नहीं करता। वह जानता था कि रिया के बिना उसका जीवन अर्थहीन हो गया है। एक दिन रिया के पिता उसके पास आए। उनके हाथ में रिया की डायरी थी, वही डायरी जिसमें उसने अपनी बकेट लिस्ट लिखी थी। अभय, रिया के पिता ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर तुम रिया के आखिरी आदेश को भूल नहीं सकते। क्या उसने तुम्हें खुश रहने को नहीं कहा था? अभय ने सिर उठाया, उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मैं कैसे खुश रहूं अंकल, मेरी खुशी तो चली गई। नहीं बेटा, उन्होंने डायरी अभय के हाथ में दी। रिया ने तुम्हें जीने की एक वजह दी है। देखो उसने अपनी लिस्ट में क्या लिखा था। अभय ने डायरी खोली। लिस्ट में सबसे नीचे रिया की कांपती हैंडराइटिंग में एक नई लाइन जोड़ी गई थी, जो शायद उसने अपने आखिरी दिनों में लिखी थी। मैं चाहती हूं कि अभय मेरे नाम पर एक ऐसी जगह बनाए जहां कैंसर से जूझ रहे लोगों को सिर्फ दवा नहीं बल्कि प्यार मिले। कोई भी मेरे जैसा अकेला महसूस न करे। अभय ने वह पंक्ति पढ़ी और पहली बार उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की झलक आई। रिया ने उसे एक लक्ष्य दिया था, एक मिशन। यह अभय को अपने दुख से बाहर निकालने का रिया का आखिरी प्रयास था। अभय ने अगले दिन कॉलेज जाने का फैसला किया। वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गया। सर, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा, अभय ने दृढ़ता से कहा। मैं एक नए मिशन पर जा रहा हूं। प्रिंसिपल ने उसे हैरानी से देखा। अभय, तुम क्या कह रहे हो? तुम बहुत टैलेंटेड हो। रिया का जाना, उसने मेरी जिंदगी बदल दी है सर। मैं अब वो अभय नहीं रहा जो सिर्फ मस्ती करता था। मैं रिया के सपने पूरे करना चाहता हूं। उसने प्रिंसिपल को रिया की इच्छा के बारे में बताया, एक हेल्थ केयर सेंटर बनाने की इच्छा। प्रिंसिपल रिया को जानते थे और अभय के समर्पण को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अभय को उसकी नई यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। कॉलेज के मैदान में उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ अभय, तुम कहाँ जा रहे हो? समीर ने पूछा। अभय ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक सच्ची मुस्कान जो रिया के वादे को निभा रही थी। मैं जा रहा हूँ समीर, पर मैं वापस आऊँगा। मुझे रिया के लिए एक नया काम शुरू करना है। उसने उन्हें रिया के सपने के बारे में बताया, एक ऐसा सेंटर जहाँ सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भावनात्मक समर्थन मिले। उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने का वादा किया।
अगले कई महीने अभय के लिए एक जबरदस्त संघर्ष थे। वह रिया के पिता के साथ मिलकर जगह तलाशने लगा, फंड इकट्ठा करने लगा। अभय ने अपनी सारी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ दिया। अब वह हर बात पर गंभीरता से ध्यान देता था, हर कागज को करीने से रखता था, बिल्कुल रिया की तरह। उसने रिया की तरह ही अनुशासन अपना लिया था। उसका हर काम रिया की याद को समर्पित था। 2 साल बाद एक शांत हरे भरे इलाके में रिया हेल्थ केयर सेंटर बनकर तैयार हुआ। यह कोई आलीशान अस्पताल नहीं था, यह एक ऐसा केंद्र था जहां दीवारों पर हल्के रंग थे, जहां हर कोने में ताज़ी हवा आती थी और जहां मरीजों के लिए संगीत और किताबों की व्यवस्था थी। सेंटर के उद्घाटन के दिन कॉलेज के प्रिंसिपल, रिया के पिता और अभय के सभी दोस्त मौजूद थे। अभय ने स्टेज पर खड़े होकर माइक पकड़ा। उसके बाल अब भी बिखरे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक शांत गहरी चमक थी। वह परिपक्व और जिम्मेदार बन चुका था। जब रिया मेरे साथ थी तो मैं दुनिया का सबसे बेफिक्र इंसान था, अभय ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ में हल्का कंपन था। जब वह चली गई तो मुझे लगा मेरी जिंदगी का सारा मतलब खत्म हो गया। पर उसने मेरे लिए एक आदेश छोड़ा, खुश रहना। और उसने मुझे एक मकसद दिया, ये सेंटर। उसने धीरे से रिया की तस्वीर की ओर देखा, जो सेंटर के रिसेप्शन पर लगी हुई थी। ये सेंटर सिर्फ दवाइयों के लिए नहीं है, अभय ने कहा। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। रिया यहाँ हर कोने में है, उसकी गंभीरता इस अनुशासन में है और उसकी हंसी इन मरीजों के चेहरों पर है। उसने भीड़ में खड़े समीर और अपने दोस्तों की ओर देखा। रिया ने मुझे जीना सिखाया। उसने मुझे बताया कि जिम्मेदार होना कितना खूबसूरत हो सकता है। मेरा हर काम, मेरा हर पल रिया को समर्पित है। ये सेंटर मेरी बकेट लिस्ट है, जो अब उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। रिया के पिता आगे बढ़े और अभय को गले लगा लिया। तुमने मेरा बेटा बनकर दिखाया है, अभय। रिया बहुत खुश होगी। कई साल गुजर गए। रिया हेल्थ केयर सेंटर सफल रहा। अभय एक युवा, सम्मानित परोपकारी फिलैंथ्रोपिस्ट बन चुका था। उसने कभी शादी नहीं की। रिया के साथ बिताया गया छोटा सा वक्त उसके लिए एक संपूर्ण जीवन था। एक शाम अभय सेंटर के गार्डन में बैठा था, जहां उसने रिया के पसंदीदा फूल लगाए थे। वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, जिसमें रिया की हैंडराइटिंग में लिखे कुछ नोट्स थे। उसी पल मयंक चांद की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, जैसे एक दूर की प्रतिध्वनि। यह ज़रूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी में आपका साथी हमेशा आपके साथ रहे। ज़रूरी यह है कि चाहे जो हो जाए, प्यार आपका साथ कभी नहीं छोड़े। अभय ने मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, कोई पछतावा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। रिया चली गई थी, पर उसका प्रेम अभय के हर काम में, हर सांस में और सेंटर की हर दीवार में जिंदा था। वह अपने वादे पर कायम रहा, उसने जीना नहीं छोड़ा और उसने खुशी के अर्थ को एक नया आयाम दिया। अभय ने लैपटॉप बंद किया और फूलों की खुशबू को महसूस किया। उसने अपने जीवन में प्रेम और दुख दोनों की गहराई को समझा था और अब वह जान गया था कि सच्चा प्यार न केवल मृत्यु को जीतता है, बल्कि पीछे रहने वाले को एक नया, सार्थक जीवन भी देता है।